नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अपन पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह प्राचीन भारतीय इतिहास का कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की पुस्तकों में से बहुत ही बेहतरीन तरीके से शॉर्ट नोट के रूप में पूरे प्राचीन इतिहास को पढ़ाया जा रहा है। और जो विद्यार्थी देख रहे हैं काफ़ी अच्छा देख रहे हैं। ये तो नहीं पता लगता है कि कौन विद्यार्थी देख रहा है, लेकिन मेरे द्वारा इतना जरूर पता लगा लिया जाता है कि कौन विद्यार्थी इस टॉपिक को कितना देख पा रहा है। लास्ट टाइम में गुप्त काल को अपन ने अच्छे से पढ़ लिया था। 320 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक का जो समय है उसी को अपन ने नाम दिया था गुप्त काल। गुप्त काल के पतन के बाद का जो समय है, पतन के बाद का समय, ये आपका कहलाता गुप्तोत्तर काल। गुप्त के पतन के कारण क्या थे उनको पहले जान लेते हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल को। देखिए प्यारे मित्रों, गुप्त साम्राज्य के पतन के कई कारण थे, जिनमें आपका राजनीतिक, आर्थिक और विदेशी आक्रमणें शामिल हैं। राजनीतिक कारणों की बात करें तो इसमें राजवंशीय मतभेद, शासक परिवारों में कलह, प्रांतीय विद्रोह, कमजोर उत्तराधिकारी और राजनीतिक विखंडन, ये सारे कारण थे राजनीतिक। किसके? गुप्त साम्राज्य के पतन के। इन्हीं में एक आपका आर्थिक कारण है। भूमध्य सागर के साथ व्यापार में गिरावट देखने को मिली। पश्चिमी भारत में भी काफी नुकसान हुआ इससे। गैर उत्पादक जो व्यवसाय थे उनको स्वीकृति देना भी एक गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण है। इसके अलावा विदेशी आक्रमण, हुणों का जो हमला है, मालवा के शासकों ने गुप्तों की सत्ता को चुनौती दी थी। वल्लभी के शासकों ने गुजरात और पश्चिमी मालवा में अपना अधिकार इस समय स्थापित किया था। यह भी गुप्त साम्राज्य के पतन का एक अहम कारण है। कुछ और भी खास बातें हैं गुप्त साम्राज्य के पतन से जुड़ी हुई, वो देखिए। स्कंदगुप्त के बाद शासन करने वाले राजाओं में योग्यता और कुशलता का अभाव था। उन्होंने 6वीं शताब्दी में गांधार, पंजाब, गुजरात और मालवा पर कब्जा कर लिया था और 550 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का क्या हो गया था? पतन हो गया था। इसके बाद में उदय हुआ गुप्तोत्तर काल का। देखिए अब गुप्तोत्तर काल क्या है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। दंती दुर्ग ने। गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? घोड़ों का। किसका? घोड़ों का। किस काल में? गुप्तोत्तर काल में। एक होता है निर्यात, यानी भेजना, किसी चीज को बाहरी देशों में या राज्यों में या अलग प्रांतों में, उसको भेजना कहलाता है निर्यात। और आयात का मतलब किसी दूसरी जगह से अपने जो यथास्थान है वहां तक किसी वस्तु को लाना। मोखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। मोखरी शासकों की राजधानी कहां स्थित थी? कन्नौज में। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। किसने? सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज और प्रयाग 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन। बाल विवाह की प्रथा ये कुषाण काल में आरंभ हुई थी। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विद्यक भागम कहा जाता था। विद्यक भागम किसको? सिंचाई पर जो कर लगाया जाता है उसको, प्राचीन भारत में। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी, अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था
इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी भी थे, जिसमें सिंहनाथ सेनापति, कुंतल अश्व सेना का प्रधान, स्कंदगुप्त हस्त सेना का प्रधान, सामंत महाराज नागरिक प्रशासन का प्रमुख। तीसरी शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? वारंगल लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर था। प्रतिष्ठानपुर ये माना जाता है पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान। हर्षचरित नामक पुस्तक, इसके रचयिता बाणभट्ट। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट। हर्ष का शासनकाल कब से कब तक था? 606 ईस्वी से लेकर के 641 ईस्वी तक। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की? कन्नौज। थानेश्वर से कन्नौज। किसने? सम्राट हर्ष ने। कवि बाणभट्ट ये औरंगाबाद महाराष्ट्र के निवासी थे। कवि बाणभट्ट। बहुत ही शानदार मैटर है, शॉर्ट नोट के रूप में। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। अब आगे देखिए इसमें क्या दे रखा है। नालंदा विश्वविद्यालय यह आपका बिहार राज्य में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय हेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया? सम्राट हर्षवर्धन के समय। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? सम्राट हर्षवर्धन के समय। भारत में नारियल की खेती ये सातवाहन काल से प्रारंभ हुई है। कोसे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रेशम के लिए। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कन्नौज में था। व्यापारिक केंद्र। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे जो प्रसिद्ध नगर वो आपका मथुरा था। कौन सा? मथुरा। एक समय विशेष की बात है, हेनसांग के समय में जब वो भारत आए थे उस समय सूती वस्त्रों का उत्पादन है, उसके लिए प्रसिद्ध नगर था मथुरा। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व ग्राम सभा के हाथ में था और भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय आपका नालंदा विश्वविद्यालय है जो बिहार में था। भीनमाल की यात्रा हेनसांग चीनी यात्री ने की थी। चीनी यात्री इत्ती सिंह ने बिहार का भ्रमण किस समय किया? 672 ईस्वी में। हर्ष को 3 नाटकों, एक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में जाना जाता है। किसको? हर्ष को। और ये इसके 3 नाटक हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। नालंदा विश्वविद्यालय को एक बख्तियार खिलजी थे, उन्होंने नष्ट किया था। बख्तियार खिलजी ने। किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ? उत्तर गुप्त काल में। जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ उत्तर गुप्त काल में। चीन में दूत भेजने वाले शासक एक तरफ शासकों के नाम हैं और कौन से राज्य कौन से वंश में? हर्षवर्धन शासक था और पुष्य भूति वंश से में आए थे चीन से। नरसिंह द्वितीय ये पल्लव वंश में, यशोवर्मन ये कन्नौज नरेश, कलोतुंग प्रथम ये चोल वंश में, और लास्ट में दे रखा है आपके मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील काठियावाड़ में। इनका जीर्णोद्वार शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। नाम क्या था झील का? सुदर्शन झील, सूरदर्शन। और मौर्य द्वारा यह निर्मित है। सूरदर्शन झील कहाँ पर? काठियावाड़ में। जीर्णोद्वार शक शासक ने करवाया, उसका नाम था रुद्रदामन प्रथम। तो इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे गुप्तोत्तर काल में।
इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो आगामी भर्तियां हैं उनमें देखने को मिलेंगे। तो टॉपिक को अच्छे से आप तैयार कीजिएगा और हो सके तो बड़े रूप में विस्तृत अध्ययन के रूप में आप चैप्टर को पढ़ें। उसके बाद में इसको पढ़ेंगे तो किसी भी प्रकार का जो डाउट है वो आपके मन में नहीं रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया हुआ है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, जिससे जो भी वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रसारित किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।